नमस्कार, मैं हूँ शोभा। मैं श्री अक्कामा देवी बालिका स्कूल बीरोर में अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। बच्चों, आइए आज हम गिल्लू गद्य पाठ के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस गद्य पाठ का कुछ मुख्यांश को मैं फिर एक बार आपके सामने दोहराऊंगी। बच्चों, गिल्लू एक नन्हा सा जीव था। इस गिल्लू को जान को लेखिका ने बचाया था, इसलिए लेखिका अपने घर में गिल्लू को पालती है बच्चों, और छोटे छोटे जीवों से इनकी रक्षा भी करती है। दोनों के बीच का रिश्ता होता है माँ बेटे जैसा रिश्ता होता है बच्चों। गिल्लू कुछ महीनों के बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और गिल्लू देखने में सुंदर होता है बच्चों। लेखिका जब लिखने बैठती थी तब वो गिल्लू कुछ प्यार से शरारत करता रहता है। माँ के साथ बच्चे शरारत करते हैं ना, ऐसे बच्चों। मैं यहाँ आपको महादेवी वर्मा लिखने का चित्र दिखाऊंगी बच्चों। महादेवी वर्मा देखिए बच्चों, यहाँ पर महादेवी वर्मा लिखने का चित्र देखिए। देखा बच्चों? अब हम इस दूसरे भाग के शब्दार्थ के ओर बढ़ेंगे। आप सबके पास किताब है ना बच्चों? अपने किताब को खोलिए और अपने नोटबुक में इन शब्दार्थों को लिखिए बच्चों। पहला शब्द है डालियां। डालियां, इसका अर्थ है छोटी टोकरी। छोटी टोकरी। दूसरा मनके। मनके, इसका अर्थ है मणि। तीसरा गात। गात का अर्थ है शरीर। चौथा कीले। कीले का अर्थ है लोहे या काठ की खूंटी। लोहे काठ की खूंटी। पांचवा बच्चों बरामदा। बरामदा, घर के बाहर का बाग। घर के बाहर का बाग। छठवा सुराही। पानी रखने का बर्तन। पानी रखने का बर्तन। बच्चों, अब शामपट की ओर देखिए। एक बार मैं दोहराऊंगी शब्दार्थ। डालियां। डालिया का अर्थ है छोटी ठोकरी, चिಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ರಂಬೆ। मनके। मनके का अर्थ है मणि। मनके ಅಂದ್ರೆ मणि ಅಂತ। गात। गात का अर्थ होता है शरीर, देह। ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು गात ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। कीले, चौथा है कीले। कीले लोहे या काट की ಕೂಟಿ। कीले ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ। ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮರದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ। पांचवा बरामदा, घर के बाहर का भाग। बरामदा ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಾಲೆ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೇವೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಾಮದ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। छठवा सुराही, पानी रखने का बर्तन। ನೀರು ಇಡುವ ಹಾಕಿ ಇಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಊದಾನಿ, ಬೂಜಿ ಅಂತ। बच्चों, अब हम आगे बढ़े इस गद्य पाठ के और मैं पहले इसका वाचन करूंगी। आप ध्यान से अपने किताब को
देखते रहिए और सुनते भी रहिए। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर, देखिए बच्चों, मैं पीछे बात भी दोहराती हूँ एक बार। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। देखिए बच्चों, मैंने कहा था पहले, लेखिका जब लिखने बैठती थी तब गिल्लू प्यार से लेखिका को शरारत करता था। क्या करता था शरारत? हाँ, सही सोचा आपने। वह लेखिका जब लिखने बैठती थी तब तेजी से लेखिका के पाँव से चढ़ता था, पाँव से सिर तक चढ़ता था और उसी तेजी से वह उतरता था, नीचे उतरता था। लेखिका इससे क्या करती थी, उन्हें बहुत डिस्टर्ब होती थी ना, इसलिए लेखिका गिल्लू को पकड़कर, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगत लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर जाते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोहनचूड़ी की पत्तियों में छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे ताली में गाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही काने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरे थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले संगाता रहता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता।
वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। उसका झोला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोहन जूही गिनती ही रहती है। सोहन जी की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही की पीतबा छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। देखिए बच्चों, ये था दूसरे भाग गिल्लू गद्य पाठ के दूसरे भाग का आदर्श वाचन। अब आइए इस गद्य पाठ के अर्थ की ओर बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, गिल्लू लेखिका जब बैठने कुछ भी लिखने को बैठती थी तब गिल्लू प्यार से शरारत करता था। तब लेखिका क्या करती थी? लेखिका तब गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रख देती थी। कैसे रख देती थी? देखिए, उसके अगले 2 पंजे, गिल्लू के 2 पंजे होते ना, उसको बाहर और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಲೇಖಕಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಕೋಟೆ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುವನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಅದರ 2 ಕಾಲು ಮತ್ತು ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕವರಿನ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಿತ್ತು. इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। देखिए बच्चों, गिल्लू ऐसी स्थिति में लिफाफे में बंद रहने के बाद गिल्लू मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीले आंखों से लेखिका का कार्यकलाप देखता था. ಅಂದರೆ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಕವರನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೇಖಕಿ. ಆ ಒರಗಿದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಯಾರು ಆ ಅಳಿಲು ಆ ಗಿಲ್ಲು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಲೇಖಕಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह लेखिका को सूचना देता था. देखिए, जब लिखते समय गिल्लू को भूख लगता था, लेखिका लिखते समय जो गिल्लू को भूख लगता था तब वह चिक चिक करके लेखिका को सूचना देता था. तब लेखिका क्या करती थी मालूम है बच्चों? हाँ, वह गिल्लू को काजू या बिस्कुट देती थी. बच्चों, काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य है. काजू काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य है. क्या है काजू का? हाँ, सही सोचा आपने, गोडंबी. लिफाफे में बंद रहकर अपने 2 पंजों से गिल्लू काजू या बिस्कुट को कुतरता रहता था. ಕವರಿನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಗಿಲ್ಲು ತನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಲೇಖಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೋಡಂಬಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ಅದು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया. ಈಗ देखिए बच्चों, गिल्लू अब युवक बन चुका था. उसके जीवन का प्रथम वसंत आ गया. बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके गिल्लू को सूचना देते थे. क्या सूचना देते थे? तुम बाहर आ जाओ, हमारे साथ मिलजुल कर खेलो, ऐसा सूचना देने लगे. ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಲು ಜೀವನದ
ಪ್ರಥಮ ವಸಂತ ಬಂತು. ಈಗ ಅದು ಯುವಕನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಳಿಲುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಈ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಏನು ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರು ಅಂತ ಈ ಗಿಲ್ಲುಗೆ सूचनेಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर जाते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है. देखिए, गिल्लू खिड़की के पास बैठकर जो एकांत में इधर उधर देखता था ना, ऐसी स्थिति को देखकर लेखिका को लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है, इसे उन गिल्लों के साथ खेलने का अवसर देना चाहिए, ऐसा लगता था लेखिका ಅವರಿಗೆ ಏನಿಸ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಳಿಲನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಳಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿ, ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾಳೆ. मैंने कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया. ಲೇಖಿಕಾ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ. इस मार्ग से गिल्लू क्या करता था, बाहर जाता था, उन गिलोरियों के साथ खेलता था. ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಅಳಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ. और इस छोटे जीव को, इस गिल्लू को, छोटा था ना वो, बहुत छोटा था गिल्लू, उस छोटे जीव को कुत्ते बिल्लियों से बचाना मुश्किल काम था. लेखिका प्राणी प्रिय थी, दयामयी थी लेखिका, इसलिए घर में अनेक पशु पक्षियों को उन्होंने पाला था. उन सब पशु पक्षियों से गिल्लू को बचाना बहुत आसान काम था बच्चों. इसलिए गिल्लू देखिए क्या करता था, मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता. देखिए बच्चों, लेखिका जब अपने काम से बाहर जाती थी ना, तब गिल्लू भी अपने खिड़की से बाहर जाली के साथ वह भी बाहर जाता था. दिन भर वह गिल्लोरियों के झुंड का नेता बना रहता था और डाल पर उछलता था, कूदता था. देखिए सब कुछ करता था. 4 बजे होने पर वह फिर उसी खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೇಖಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಮೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಮೊಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಕಿಂಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಅಳಿಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ, ನಾಯಕನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಬೇರೆ ಅಳಿಲುಗಳ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರತ್ತೆ, ನೆಗೆಯತ್ತೆ, ಜಿಗಿಯತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ಕಿಟಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ತೂಗೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. मुझे चौंकाने की इच्छा, देखिए बच्चों आगे चलिए, लेखिका को चौंकाने की इच्छा गिल्लू को आया था. इसलिए गिल्लू क्या करता था, एक समय में वह कभी फूलदान के फूलों में छुप जाता था. फूलदान के फूलों में छुपकर लेखिका को चौंकाता था. कभी पर्दे के चुन्नट में छुपकर लेखिका को चौंकाता था और कभी सोहन जूही की पत्तियों में भी छुपकर लेखिका को चौंकाता था. ಮಕ್ಕಳ, ಲೇಖಕಿಯವರನ್ನು ಇದು ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೌಕಾನ ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೂದಾನಿಯ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರ್ಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದರ ಗುಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಸೋಹಂಜುಹಿ, ಘಮಘಮಿಸುವ ಹಳದಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಿತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು. ಲೇಖಕಿ ಅಲ್ಲೇನಾರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಂಗಂತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. आगे देखिए बच्चों, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी, लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे बच्चों. लेखिका सबको प्यार से पालती थी और आज तक कोई पशु या पक्षी लेखिका के पास बैठकर खाना नहीं खाया था. ऐसा लेखिका को स्मरण ही नहीं है बच्चों. लेकिन इन सब में गिल्लू अपवाद था. जब लेखिका खाने के लिए अपने कमरे में पहुंचती थी, तब गिल्लू क्या करता था, देखिए, वह
खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर आ जाता, पहुंच जाता था मेज पर। वह लेखिका की ताली में बैठना चाहता था। लेखिका बड़ी कठिनाई से गिल्लू को ताली के पास बैठना सिखाती है बच्चों, और ताली के पास बैठकर गिल्लू एक एक चावल को बड़ी सफाई से, बड़ी प्यार से खाता था। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था। कुछ दिन तक लेखिका काजू ना देती तो गिल्लू क्या करता था, कुछ अन्य चीज़ों देती थी ना खाने के लिए, वो सब चीज़ों को मना करता था या झूले से नीचे फेंकता था। इसलिए क्या मालूम होता था लेखिका को, इसे काजू देना है, अब इसे गिल्लू को काजू खिलाना है, ऐसा लगता था। एक दिन ऐसा हुआ बच्चों, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिन जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता था तब गिल्लू क्या करता था, अपने झूले से उतार कर दौड़ता आता था बच्चों। फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था। लेखिका नहीं थी ना घर में, वो लेखिका कहाँ थी, हाँ सही सोचा आपने, अस्पताल में थी। इसलिए गिल्लू क्या करता था, दूसरे को देखकर लेखिका के कमरे में वह अपने झूले में जाकर चुपचाप बैठे रहता था। और लेखिका जब अस्पताल से छूटकर घर आई, बाद में लेखिका गिल्लू का जो झूला था ना उसे सफाई करने के लिए देखा, सफाई करते हुए देखती तब लेखिका को काजू झूले के ज़्यादा काजू भरे मिलते हैं, लेखिका को बहुत ज़्यादा काजू मिलते हैं झूले के अंदर लेखिका को। तब लेखिका को स्मरण आता है कि गिल्लू मेरी वजह से काजू बहुत कम खाता रहता था। काजू तो गिल्लू का प्रिय खाद्य था बच्चों, पर लेखिका घर में नहीं थी ना, इस दुख से गिल्लू भी अपना प्रिय खाद्य बहुत कम खाता रहता था बच्चों। अब मैं एक बार कन्नड़ में कहूँगी, देखिए, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಲೇಖಕಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೂ ಕೂಡ ಲೇಖಕಿಯ ತಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೇಖಕಿಯವರು ಊಟವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಳದಿಂದ ಆ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಲೇಖಕಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಖಕಿಯ ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕ ಜೊತೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಂತಿತ್ತು. ಹೇಗೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರ ತಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆದರೆ ಲೇಖಕಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಗಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ, ಲೇಖಕಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಲು ಅನ್ನವನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ತನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಕಾಜುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಂತೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುಗೆ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೇಖಕಿಯವರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ. ಆವಾಗ ಲೇಖಕಿಯವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಖಕಿಯವರ ರೂಮಿನ ಆ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತೆಗೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜೋಕಾಲಿಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಬಾಗಿಲತ್ತ ನೋಡ್ತಿತ್ತು. ಆ ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆಯವರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಓಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕುತ್ಕೊಂತಿತ್ತು. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆವಾಗ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೋಡಂಬಿಗಳು ಲೇಖಕಿಯ
ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಗಿಲ್ಲು ಕೂಡ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಈ ಅಳಿಲು ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಕ್ಕಳ, ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಇದು. मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से देखिए। लेखकी जब अस्वस्थ थी ना, तब क्या करता था बच्चों गिल्लू? हाँ, लेखिका के सिरहाने तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बाल को और सिर को हौले हौले से सहलाता रहता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, जब गर्मियों के दिन में लेखिका काम करती रहती थी, तब गिल्लो ना बाहर जाता था ना अपने झूले में बैठकर। उसे भी गर्मी होती थी बच्चों, बहुत गर्मी होती थी उसे, बहुत बड़ा था ना, इसलिए ऐसा नहीं वह गर्मी ना सह सकता था बच्चों। इसलिए गिल्लू क्या करता था, लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था और इस प्रकार लेखिका के पास यानी माँ के पास भी रहता और ठंडक में भी गिल्लो रहता था बच्चों। ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನ್ನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಕೂತ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೇಖಕಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಹೂಜಿ ಏನಿದೆಯೋ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಹೂವನ್ನು ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ನೀರೊಳಗೆ, ಆ ಹೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಲಗ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣನ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತಂಪಾದ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरियों का जीवनावधि बच्चा कितना साल होता है? 2 वर्ष होता है हमारा। सही सोचा आपने, 60 साल होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ जाता है बच्चों। उस दिन गिल्लू कुछ भी नहीं खाता और बाहर भी नहीं जाता। पंजे इतने ठंडे, देखिए गिल्लू का अंतिम दिन कैसा था। गिल्लू के पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे। इसे देखकर लेखिका जागकर हीटर चलाकर उसे उन पंजों को गिल्लू को उष्णता देने का प्रयत्न करती है, परंतु लेखिका का प्रयत्न असफल रहता है बच्चों। प्रभात की प्रथम किरण के साथ गिल्लू चिरनिद्रा में सो जाता है। उसका झूला है ना, उस झूले को लेखिका उतार कर रख देती है और खिड़की की जाली को भी बंद कर देती है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिक चिक करती ही रहती है। और सोहन जूही जो गिल्लू को बहुत पसंद था ना, वह सोहन जूही की लता खिलती ही रहती है। सोहन जूही की लता के नीचे ही गिल्लू की समाधि बनाई जाती है बच्चों। इसलिए किस कारण से लेखिका उस सोहन जी की लता के नीचे समाधि बनाती है, आपको मालूम है बच्चों? हाँ, सही सोचा आपने, क्योंकि एक दिन गिल्लू का छोटा जो शरीर है वह एक फूल बनकर खिल उठे, ऐसा समझकर लेखिका क्या करती है, गिल्लू की समाधि को सोहन जी की लता के नीचे बनाती है बच्चों। ಮಕ್ಕಳ, ಅಳಿಲಿನ ಜೀವನಾವಧಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು 60, 70, 80 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ, ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಗಿಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದು ಆ ದಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಏನನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೇಖಕಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮೊದಲೇ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಳಿಲಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಿಸಿ ಹೀಟರ್ನಿಂದ ಅದರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಲೇಖಕಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯದ ಪ್ರಥಮ ಕಿರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಚಿರವಾದಂಥ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗಿಲ್ಲು. ಅವಾಗ ಲೇಖಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಳಿಲನ್ನು ಅದರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸೋಹನ್ ಜೂಹಿ ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಚ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಶರೀರ ಒಂದು ಹೂವಾಗಿ ನಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೇಖಕಿಯವರು ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಆ ಸೋಹನ್ ಜೂಹಿ ಲತಾ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಲೇಖಕಿಯವರು ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ
ಆ ಅಳಿವಿನ ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಿಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಳಿಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ವು. ಗಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೂವು ಅರಳ್ತಾನೇ ಇದ್ವು. ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. आइए बच्चों, अब हम आप इस गद्य पाठ का अर्थ सुना। अब इस गद्य पाठ के वचन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको शाम पट पर लिखती हूँ, आप भी लिखिए बच्चों। बच्चों वचन में दो प्रकार हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। पहला है उंगली, इसका बहुवचन क्या है? उंगलियां, उंगलियां। दूसरा आंख, बहुवचन आंखें। क्या है? आंखें, चंद्र बिंदु लगाना है। तीसरा पूंछ, इसका बहुवचन पूंछे। चौथा खिड़की, बहुवचन है खिड़कियां। पांचवा फूल, बहुवचन में फूल है बच्चों। छठवा पंजा, बहुवचन पंजे। सातवा लिफाफा, बहुवचन लिफाफे। बच्चों आठवां यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए कौवा, बहुवचन क्या है? कौवे। नौवां गमला, बहुवचन गमले। 10वां घोंसला, घोंसला यानी गूरू, गूरू गिल्लू करता ना घोंसला, ये घोंसले। बच्चों एक बार मैं इसे दोहराती हूँ, देखिए बच्चों। एक वचन वचन बदलिए, वचन बदलिए। एक वचन बहुवचन। उंगली, उंगलियां, उंगली, उंगलियां। बच्चों थोड़ा गलती हुई है, देखिए उंगली, उंगलियां, आंख, आंखें, पूंछ, पूंछे, खिड़की, खिड़कियां, फूल, फूल, पंजा, पंजे, लिफाफा, लिफाफे। बच्चों ये एक वचन, ये है बहुवचन। और आठवां देखिए कौवा, कौवे, गमला, गमले, घोंसला, घोंसले। बच्चों आइए अब हम प्रेरणात्मक देखेंगे। प्रेरणात्मक बच्चों ये परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में आपको आता है बच्चों।
सरल होता है बच्चों, आपको इसे ध्यान से सीखना है। बच्चों यहाँ पर उदाहरण है, चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना। चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना। ऐसे ही लिखना है आपको। दूसरा लिखना, लिखाना। तीसरा लिखवाना। क्या है? लिखवाना। वाना लगाएंगे तो दूसरा प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाता है बच्चों। ऐसे ही मिलना, मिलाना। प्रथम प्रेरणार्थक है मिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक मिलवाना। क्या है? मिलवाना। छोटा चलना, चलना। इसका प्रथम प्रेरणार्थक है चलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक चलवाना। बच्चों ऐसे ही और एक उदाहरण देखिए, सोना, सुलाना, सुलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। ऐसा ही हमें रोना लिखना है, दूसरा धोना लिखना है, तीसरा कोना लिखना है। आइए लिखेंगे अब। रोना, रुलाना, द्वितीय प्रथम प्रेरणार्थक रुलाना, द्वितीय रुलवाना। धोना का प्रथम प्रेरणार्थक है धुलाना, धुलवाना, द्वितीय प्रेरणार्थक धुलवाना। कोना, कुलना, कुलाना, कुलवाना। ऐसे ही और एक है, देखिए उदाहरण में लिखती हूँ। पीना, पीना, पिलाना, पिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। ऐसे ही सीखना, सिखाना, सिखाना, सिखवाना। सिखवाना। बच्चों देखिए शॉर्टकट की ओर एक बार। प्रेरणार्थक है चिपकना, चिपकाना, चिपकाना। ऐसे लिखना है आपको इन तीनों को। लिखना, लिखवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना। और यहाँ पर एक उदाहरण है, सोना, सुलाना, सुलवाना। वैसे ही इन तीनों को लिखना है। रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, खोलना, खुलना, खुलाना। ऐसे ही एक उदाहरण है और देखिए, पीना, पिलाना, पिलवाना। ऐसे लिखना है दोनों। सीना, सिलाना, सिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना। देखिए ये था प्रेरणार्थक। बच्चों आइए अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। क्या दूँ आपको गृह कार्य? आप तो बहुत बुद्धिमान है, होशियार भी है और समझदार भी है।
बच्चों अब मैं गृह कार्य यहाँ पर लिखती हूँ। अब लिखिए, स्कूल शुरू होने के बाद आपको मुझे दिखाना है गृह कार्य। पिछले भाग में बच्चों आपको मैंने 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना दिया था। अब मैं एक वाक्य में उत्तर लिखना देती हूँ गृह कार्य। इस पाठ को 2-3 बार पढ़िए बच्चों, बाद में लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? दूसरा, गिलहरी का प्रिय कार्य क्या था? गिलहरी का प्रिय कार्य क्या था? तीसरा, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? बच्चों आपको इन 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। बच्चों मैं आपको एक अवसर देती हूँ। आप इस गद्य पाठ को 2-3 बार पढ़िए और इस वीडियो पाठ को देखिए। बाद में इन अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। बच्चों मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।